वेरी गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। ये दूसरा लेक्चर हमारा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन पे बात कर ली थी, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। तो दो तरीके बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में प्रॉपर्टी होती है, आप दो तरीके की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। एक होते हैं आपके पास मैक्रोस्कोपिक और दूसरा होता है आपका माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, दो तरीके का। मैक्रोस्कोपिक जो होता है वो बल्क लेवल पे डिपेंड करता है और माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई गांव है, गांव की कैसी प्रॉपर्टी है, गांव की कैसी प्रॉपर्टी है, तो पूरे गांव के बारे में अगर आप बात कर रहे होंगे तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन उस गांव में रहने वाले इंडिविजुअल आदमी, हर एक आदमी के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तो वो कैसी प्रॉपर्टी होंगी, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होंगी। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब आप बात करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक हो गया, और जब आप उसको बल्क लेवल पे बात कर रहे होंगे तो वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो दो तरीके की प्रॉपर्टी हम देखते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हो गया है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैक्रोस्कोपिक होती हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, बल्क लेवल के बारे में बताता है। थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी लॉ होते हैं वो बल्क लेवल के लिए डिस्कस किए जाते हैं। अब आते हैं हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी दो तरीके की होती हैं। एक होता है आपका इंटेंसिव एक्सटेंसिव, एक होता है आपका इंटेंसिव और दूसरा होता है आपके पास एक्सटेंसिव इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो सबसे पहले एक्सटेंसिव पे आते हैं। एक्सटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे या शेप पे डिपेंड करती है, अमाउंट या शेप पे डिपेंड करती है। और इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे शेप पे डिपेंड नहीं करते हैं, या अमाउंट या शेप से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। इस तरीके की प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है, और जो डिपेंड करती है अमाउंट पे, शेप पे डिपेंड करती है, वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखिए मास हो गया, या आपके पास वॉल्यूम हो गया, या आपका सरफेस टेंशन हो गया है, सरफेस टेंशन हो गया है, ये सब क्या है, ये सब किसके बारे में है, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। वो शेप पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस बोल्ट का, वो जो बोल्ड है, जो व्हाइट बोर्ड मेरे पास है, अगर मुझे इस बोल्ड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वो इसके शेप पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मुझे इस बोल्ड का मास कैलकुलेट करना है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगा आपका, किस पे डिपेंड करेगा, वो इस बोल्ड के शेप पे, साइज पे डिपेंड करेगा। बेसिकली आपके पास दो चीजें हैं। आपके पास एक आदमी है, उसका वेट 50 किलो है, और दूसरा आदमी है, उसका वेट कितना किलो है, मान लीजिए उसका वेट 70 किलो है। अब ये जो 50 किलो वेट है और ये जो 70 किलो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए मास आपकी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपका अमाउंट पे और शेप पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आप कहोगे टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप कहोगे आपके पास टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव कैसे है, अगर आप कह रहे हो कि मेरे पास एक छोटा सा गोला है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस गोले का टेम्परेचर 50 डिग्री है, और एक बड़ा सा गोला है, इसका टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस है। तो अब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक छोटे गोले का भी टेम्परेचर 50 डिग्री हो सकता है, और एक बहुत बड़े गोले का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इसके लिए शेप या साइज, टेम्परेचर शेप या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने कहा कि डेंसिटी, मैंने कहा मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड है, ए है और दूसरा लिक्विड बी है। मान लीजिए इसकी डेंसिटी 1 है और इसकी डेंसिटी 1 है, बी की डेंसिटी भी 1 है। लेकिन अब दोनों की डेंसिटी उसकी अमाउंट पे, उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक और बात यहां से हमको समझनी है
कि एक और बात कि किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा। मैंने क्या कहा, किसी भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव एक एक्सटेंसिव है और दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या है, एक्सटेंसिव है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। कैसा होगा, इंटेंसिव होगा। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव होगा। जैसे देखिए आपका मास कैसा है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम भी मेरा कैसा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन मास अपन वॉल्यूम का रेशियो अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी आपकी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। भाई किसी चीज का जो मास है वो किसके डिपेंड करेगा, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। किसी चीज का वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज पे डिपेंड करेगा। लेकिन क्या डेंसिटी शेप और साइज पे डिपेंड करेगी, नहीं डिपेंड करेगी। तो मैंने यहां पे एक चीज कहा कि किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। अब हमने यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव समझे। अब थोड़े से कुछ और बेसिक से टर्म्स पे हमको बात करनी है, हमको देखना है, मुझे देखना है। अगली चीज जो मुझे देखना है वो हो गया है मेरे पास फंक्शन। फंक्शन हो गया, फंक्शन को समझना है मुझे। तो मैं थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली दो तरीके के फंक्शन पे बात करता हूं। एक हो गया मेरे पास स्टेट फंक्शन, एक हो गया है मेरा स्टेट फंक्शन, और दूसरा हो गया है मेरा क्या, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या हो गया मेरा, पाथ फंक्शन हो गया। स्टेट फंक्शन, दूसरा क्या है, पाथ फंक्शन है। स्टेट फंक्शन वो होता है कि वो फंक्शन जो सिर्फ किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। इनिशियल कंडीशन क्या है और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो क्या हो गया, आपका स्टेट फंक्शन हो गया। और जैसे पाथ फंक्शन जो हो गया है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ डिपेंडेंट जो फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करेंगे। अब देखिए अंतर देखिए, मैंने कहा कि भाई कि तुझे क्या करना है, मैंने अपने भाई को कहा कि भाई तुझे क्या करना है, मेरे लिए चाय बनानी है, मेरे लिए क्या करनी है, चाय बनानी है। अब चाय मैं कैसे भी चाय बना दूं, वो चाहे तो वो हीटर पे चाय बनाए, वो चाहे तो वो आपके गैस पे चाय बनाए, वो चाहे तो इंडक्शन पे चाय बनाए, वो चाहे चूल्हे पे चाय बनाए, चाहे तो वो अंगीठी पे चाय बनाए, वो कैसे करके भी चाय बनाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे चाय चाहिए, इस बात से मतलब है। तो मतलब आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का पता होना चाहिए। जो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेंगे, इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा पाथ लिया। तो ये हो गया है, वो कहलाते हैं आपके स्टेट फंक्शन। अब दूसरा हो गया है पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। मैंने कहा कि आपको क्या करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने कहा आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे जाना है आपको। अभी देखिए स्टेट और पाथ को समझाता हूं। आपने ए और बी जाने के लिए आपने एक तरीका, पहला तरीका ये अपनाया। दूसरा तरीका आपने क्या कहा कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरे तरीके में आपने कहा कि मैं इस तरीके से जाऊंगा, ये तीन तरीके हो गए हैं। अब आप देखिए किस तरीके से आप ए से बी में पहुंच रहे हैं। अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रूट लिया है, आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, इस तरीके की अगर बातचीत है तो पाथ फंक्शन हो गया है। और अगर इस तरीके से हो गया है, किस तरीके से हो गया है, अब देखिए वो स्टेट फंक्शन कैसे होगा। मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, मैंने कहा कि तुझे ए से बी पे पहुंचना है। अब आप ए से बी पे पहुंच रहे हो, आप घोड़े में गए, आप कोई एक आदमी वो घोड़े में गया, दूसरा आदमी उसी डिस्टेंस को उसने बाइक में ट्रेवल किया, तीसरे ने कार में ट्रेवल किया, चौथे ने वो पैदल गया। वो किसी तरीके से भी जाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे किस बात से मतलब है, मुझे इस बात से मतलब है कि वो कहां पहुंचा है, वो ए पे था और वो बी जगह पे पहुंचे। तो इस तरीके के जो फंक्शन है उन फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। अब एक और बात है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो बात समझनी है हमें। मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक
प्रॉपर्टीज जो होंगी आर स्टेट फंक्शन सभी क्या है, अधिकतर क्या है, स्टेट फंक्शन है, एक्सेप्ट मैंने एक्सेप्ट भी कहा है, किस किस को छोड़ के, वर्क को छोड़ के, वर्क हो गया, हीट हो गया, और आपका ये हो गया लेंथ आर्क हो गया है, लेंथ लेंथ आर्क जो हो गया है, वो सभी क्या है आपके पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन कौन कौन सा है, वर्क पाथ फंक्शन है, दूसरा तरीका कौन सा हो गया है आपका, हीट पाथ फंक्शन है, और आर्क लेंथ आर्क क्या है आपका, पाथ फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन के बारे में आपका था। अब इसमें एक और चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, और यहीं से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आपको 3-4 चीजें समझनी होती हैं। आपको क्या क्या समझना होता है, अब इसके बारे में इनके बारे में आपको समझना होता है। इन सब से आप वाकिफ हैं। ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सभी से तो आप पहले मिल चुके होते हैं। ये जो है इसको हम एंट्रोपी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी। और यहां से क्या मिलता है आपको, यहां से आपको थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा नियम मिलता है, और यहाँ पे होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, HGAU हो गया है। यहां से आपको थर्ड लॉ मिलता है, और ये जो U है इसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और इस इंटरनल एनर्जी को से आपको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मिलता है। तो हम मुझे क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंचना है, तो मैं इस U को देखो, मैं एक एक करके देखो, S को आप जानते हैं एंट्रोपी, उस पर तीसरा नियम आएगा, बाद में बात करेंगे। पी प्रेशर तो जानते ही हो, वॉल्यूम जानते हो, और टेम्परेचर जानते हो आप। अब मैं पहली चीज जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, मुझे आपको मिलाना है 8 चीजों को से। 8 चीजों में से प्रेशर को आप जानते हो, वॉल्यूम को जानते हो, टेम्परेचर को जानते हो। अगली जो चौथी चीज है, मैं इंटरनल एनर्जी से आपको मिलवा देता हूं। इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, और वो इंटरनल एनर्जी आपको समझ में आ गई, तो उसके बाद वर्क और हीट अगर समझ में आ जाए आपको, तो तब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे समझानी है यहाँ पे, वो समझानी है आपको क्या, इंटरनल एनर्जी। क्या समझानी है, इंटरनल एनर्जी समझाना है। इंटरनल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, मुझे ये आप लोगों को समझाना है, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी, अब देखिए जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम सुमित है, मान लीजिए मेरा नाम सुमित है। अब मैं सुमित है, मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं। मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर क्षमा है, मेरे अंदर भसड़ भी हो सकती है, या मेरे अंदर और XYZ या ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे अंदर इतनी सारी चीजें हैं। या तो ये कहिए कि इतनी सारी चीजें एक साथ मिलके एक चीज बना रही हैं, उसका नाम क्या है, सुमित है। और सिर्फ ये सुमित की बात नहीं है, ये सभी के बारे में बात है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर नफरत है, वियोग है, सब कुछ है, और वो सब चीजें मुझे बना रहे हैं। और ये इंटरनल की बात है, मेरे इंटरनल की बात है, आध्यात्म की बात है। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में या थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में अगर इसी चीज को मैं कहूं, अगर मैं इसी चीज को कहूं, तो कोई इंटरनल एनर्जी जो होगी वो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या ब्ला 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 कोई भी एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी का जो सम होगा, टोटल जो एनर्जी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या हुई, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या है, बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल एनर्जी, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की जो
पॉसिबल जो एनर्जी जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। उसकी इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिक, कोई भी एनर्जी हो, जितनी पॉसिबल हो सकती है उसके सम को हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। कैसा मैंने कहा था, वर्क को, हीट को और पाथ आर्क को छोड़ते हुए सभी क्या हैं आपके स्टेट फंक्शन है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो डिपेंड करता है वो यू प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी अगर आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर यू प्रोडक्ट आपका यू रिएक्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा हो, मतलब कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसी कोई रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर मेरा रिएक्टेंट अगर क्या हो गया, रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कम है, ज्यादा है मान लीजिए, तो डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा और रिएक्शन हो गया। और डेल्टा यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से। और डेल्टा यू आपका 0 हो गया है, इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी क्या है, बराबर है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई, ऑल टाइप ऑफ पॉसिबल एनर्जी, इसका जो सम है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, बाकी लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।